नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। सियासत में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इनके संतुलन से ही जीत का कोई फॉर्मूला फिक्स होता है। चुनाव की बात हो तो फिर ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग समाज और वर्गों को जिसने भी साधा, जीत समझो उसी को मिली। और इसी सियासी गणित को देखते हुए छत्तीसगढ़ में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ने लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा किया। लेकिन सवाल यही कि टिकट बंटवारे में जिस सोशल इंजीनियरिंग पर खासा फोकस रहा दोनों दलों का, वो फॉर्मूला सीट जीतने में कितना कामयाब हो पाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी लोकसभा चुनाव के जरिए एक बार फिर अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। विधानसभा में मिली अप्रत्याशित हार से बेचैन बीजेपी हाईकमान लोकसभा चुनाव के सियासी घमासान में इस बार अपने सिटिंग सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मैदान में उतार चुकी है। पार्टी ने टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा। इस गणित में पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह भी फिट नहीं हुए, जिसके बाद उनका भी टिकट कट गया। लेकिन पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिन्हें विधानसभा में टिकट देने लायक नहीं समझा। हालांकि बीजेपी नेता इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। देखिए, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, नेता चुनाव नहीं लड़ता। और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ताओं को मिला है वो पिछले वर्षों से 20 साल 25 साल से अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय रहे, मेहनत किए। देखिए, कोई भी चुनाव में प्रत्याशी का चयन होता है तो पहली प्राथमिकता होती है चुनाव में जीतना। और दूसरी, लोकसभा चुनाव में क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है, कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। हमारे 11 प्रत्याशी तय हुए हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि 11 प्रत्याशी निर्विवाद और कार्यकर्ताओं की सहमति के आधार पर तय हुए हैं और ये चुनाव जीत के आने वाले हैं। सोशल इंजीनियरिंग में माहिर कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले दिग्गज और मंझे हुए नेताओं पर दांव खेला। विधानसभा चुनाव में 68 सीट लाने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार लोकसभा की 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने निषाद समाज से भी विधायक बनाया। हर समाज और हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की नीति पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भी अमल किया है और कांग्रेस के सभी 11 लोकसभा प्रत्याशियों को अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 सीट सामान्य और बाकी 5 सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। सामान्य सीटों पर ओबीसी और साहू वर्ग के वोटर्स निर्णायक हैं। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से उतारे हैं। ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला किसके लिए फायदेमंद साबित होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो साहब, हर लिहाज से, हर एंगल से, हर एक तथ्य को परखना आपके लिए भी जरूरी है। चुनाव में आप सही उम्मीदवार का चयन कर सकें, इसके लिए पार्टी किस रणनीति पर काम कर रही है या किस तरह के एंगल से अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा, ये जानना समझना भी उतना ही जरूरी है। ये बात तो पूरी तरह स्पष्ट है कि कोई भी पार्टी जातिगत आधार पर टिकट बांटने की बात को खुलकर स्वीकार नहीं करती। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि सोशल इंजीनियरिंग अगर फेल होती है तो पार्टियों को चुनाव नतीजे लाने में दिक्कत होती है। हमारे साथ में दोनों ही दलों से बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण शर्मा जी हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के तरफ से अपनी बात रखेंगे, जिम्मेदार नेता। बहुत स्वागत है आपका। और चंद्रशेखर, नमस्कार, चंद्रशेखर साहू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, ये भी बेहद वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता। आप दोनों का मंच पर स्वागत है। धन्यवाद पाठक जी। सत्यनारायण जी, शुरुआत आपसे करते हैं। अब की बार पार्टी को जिस तरह से बम्पर जीत मिली, अभी आप सुन भी रहे होंगे, मीडिया प्रकोष्ठ के जो यहाँ संभालने वाले हैं वो ये बता रहे थे कि पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा। खुलकर स्वीकार करते हैं कि जातिगत समीकरणों को साधा जाना जीत के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आज के युग में सब तरफ से सब बातों को सोच समझ करके उम्मीदवार उतारने पड़ते हैं। ठीक, हमने सोशल इंजीनियरिंग को भी ध्यान में रखा है, व्यक्ति की इमेज को भी ध्यान में रखा है, कैंडिडेट की इमेज को ध्यान में रखा है और उसका व्यवहार जो है कैसा है, इस बात को भी सर्वाधिक हमने महत्व दिया है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही दमदार प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है
और इस बार हम सबको पूरी संभावना बल्कि विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की सीटें हम जीत करके जाएंगे। सभी 11 सीटें जीतने का दावा बीजेपी भी कर रही, कांग्रेस भी कर रही। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ही दल तो जीत के लिए काम करते हैं। 65 मिशन की बात भी करती थी, 65 सीट का बड़ा प्लान बनाया था बीजेपी ने, लेकिन 15 पर रह गए। इस तरह से उनकी बात का तो कोई जनता कोई वजन देती नहीं, जनता के गले उनकी बात उतरती नहीं। कहाँ से ले जाएंगे 11 सीटें, कैसे ले जाएंगे? विधानसभा में तो कुछ कर नहीं पाए, लोकसभा में क्या कर लेंगे? मतदाता वही है, क्षेत्र वही है, प्रत्याशी दमदार हमारे मैदान में हमने उतारे हैं, तो कैसे कैसे परिस्थिति उनके अनुकूल बनेगी? ये चलिए मैं आता हूँ इस विषय पर भी आता हूँ। चंद्रशेखर जी जवाब देना चाहेंगे शर्मा जी की बात का, और क्या आप भी स्वीकार करते हैं कि आपको नए कैंडिडेट के साथ साथ जातिगत समीकरणों का ख्याल रखना पड़ा कांग्रेस के कैंडिडेट के मुकाबले पुख्ता तौर पर बनाने में? कि आपके कैंडिडेट उनका सामना कर सकें, आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी? देखिए, बीजेपी ने इस बार जो सर्जरी की है उसका एक अलग मैसेज गया है, और इतना बड़ा राजनीतिक साहस करने का एक प्रकार से जो उदाहरण आया है वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मुझे नहीं लगता कि और किसी कोई पार्टी में इस प्रकार से एक साथ 10 जो सीटिंग एमपी है उनके जगह नए चेहरे को लाना, और नए चेहरे यानी बिल्कुल फ्रेश युवा, और उनके पीछे जो भी हमारे सोशल इंजीनियरिंग का कह सकते हैं, विनिबिलिटी भी कह सकते हैं, और सारे वर्गों को साधने का विषय। 2 महिला प्रत्याशी, दोनों ट्राइबल सेक्टर से, ट्राइबल के एक प्रकार से मुखर नेत्री के रूप में छवि रही है, और सभी प्रकार से लोगों को एक ऐसा मैसेज देने का पास है। बातें आपने विधानसभा चुनाव में भी की थी, साहू समाज को बम्पर आपने टिकट दिए, लेकिन उसके बाद में क्या किस तरीके की केवल एक समाज की बात नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने सहज रूप से 2 महिलाओं को शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 सीटों पर SC सीट जो है उसमें दी, एक बेलाग तरीके से, और उसके बाद भी जो परिस्थितियां आई वो आप देख रहे हैं। इस तरीके से 11 सीट में पूरी तरीके से फ्रेश और नए चेहरे हैं। नहीं तो क्या सोशल इंजीनियरिंग इनका आधार रखा गया? दूसरी बात, सोशल इंजीनियरिंग भी एक आधार हो सकता है, ऐसा नहीं है, मैं इसको स्वीकारता हूँ। सोशल इंजीनियरिंग का कहीं कोई एक प्रकार से उसके अन्यथा लेने की बात ही नहीं है। आज पूरे देश में जब हम ओबीसी की बात करते हैं, अब आपकी पहली बात, और भारतीय जनता पार्टी ने तो ओबीसी के लिए एक नया कमीशन फॉर्म किया, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रकार से उसको यथार्थी के रूप में स्थापित किया है, तो एक नया विरा है। ठीक है, अब आपकी पहली बात पर आते हैं। आपने कहा आपने 10 के 10 जो आपके सांसद थे उनको बदल दिया, उनकी निष्क्रियता मुद्दा थी, कांग्रेस निष्क्रियता का मुद्दा बनाती, इसलिए आपने उनको बदल दिया। आप वाला विषय नहीं है, लाए हैं तो विरोधी कह रहे हैं कि आपके पुराने चेहरों पर जो 7 बार जीते उन पर आपने शुरू से देखा है निष्क्रियता और सक्रियता वाला विषय नहीं था, ये पैरामीटर भी नहीं था। एक जबरदस्त फैसला हुआ, और मैं तो कहता हूं इसको पॉलिटिकल स्ट्राइक भी दूसरे लोग कह सकते हैं, मैं भले उसको पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में यूज ना करूं, लेकिन एक फैसला हुआ, कड़ा फैसला, कि हम 10 सीटों पे और 11 सीटों पे हम नए चेहरे लाएंगे। सोशल इंजीनियरिंग किसकी बेटर आपको लगी? आपने स्वीकार किया, आपके सामने कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं, कमोबेश बिल्कुल एक जैसे फिगर्स हैं, 2 महिलाएं इधर 2 महिलाएं उधर, ओबीसी वर्ग की 4 ओबीसी वर्ग के 4, अगर इस लिहाज से एसटी के 4 एसटी के 4, एससी का 1 एससी का 1, तो ये पूरी तरह से टक्कर हो गई। तो आपको लगता है कि यही देख करके आपने तय किया? नहीं, देखिए वो तो सारा पैमाना आप देखते हैं, हर प्रकार से राजनीतिक एंगल के साथ साथ इस आने वाले समय में पार्टी के जनाधार कैसे बढ़े, चुनौतियां हैं। हम कोई इजी गोइंग सीट नहीं मान रहे हैं। आप 4 महीने पहले इतना बुरी तरह हारे, कैसे जीतेंगे? वो तो कह रहे हैं आपके सामने। हम जो पुराने समय में हमारा जो अनुभव है पुराने समय में विधानसभा में, तो निश्चित रूप से पार्टी ने सबक लेने का प्रयास किया है और उसके तहत उतारा है। अब हम इस प्रकार के दावा या प्रतिदावा करने वाले विषय हम नहीं रखना चाहते। हमारा तो कहना है कि इस
लोकसभा चुनाव में मोदी जी को दोबारा केंद्र में नेतृत्व करने के लिए अवसर मिले, ये हम जनता के बीच ले जाना चाहते हैं और हमारा जो प्रत्याशी हो एक माध्यम है। सत्यनारायण और शर्मा जी, एक नेशनल उस पे लड़ा जा रहा है। जी सत्यनारायण शर्मा जी, सबक ले लिया बीजेपी ने, आपने सवाल उठाया, उन्होंने कहा हमने सबक ले लिया। पिछली बार आप लोग कहते थे कि आपने पुराने चेहरे रिपीट किए, अब की बार उन्होंने सब बदल दिए, पूरे घर के बदल डाले। हम ये कह रहे हैं सबक ले लिया इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की टिकट काट दी, अडवाणी जी को कहीं का नहीं छोड़ा, और इस तरह से न जाने कितने, रमेश बैस जो थे 7 बार के सांसद थे, उनकी भी गर्दन काटी इन्होंने। ये इनको गर्दन नहीं काटी है, गर्दन नहीं काटी, मतलब पॉलिटिकल मर्डर हो गया उनका। ऐसा नहीं, पॉलिटिकल मर्डर कर दिया आपने उस आदमी का, और ये इनको मुबारक हो, हमें कोई एतराज नहीं। 11 से 11 सीटें जीतने का दावा कहां से करते हैं, कैसे करते हैं, ये समझ के परे है। प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। नहीं, दावा करने वाला विषय नहीं है मेरे ख्याल से। आपका दावा 11 सीट पर दावा करने की बात आपने कही है। हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका तो 65 मिशन लक्ष्य था। देखिए विधानसभा में भी लक्ष्य था आपका। अरे क्या हुआ आपका लक्ष्य का? हमारा लक्ष्य एक है, और वो है नरेंद्र मोदी को फिर से केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा उनके नेतृत्व में सरकार बनाना, और इस लक्ष्य 72,000 रुपए सालाना और इसके लिए हम सब प्रकार से सारे लोगों को समेट के न्याय योजना में देने की बात कही है जी। आप उसके मुकाबले में क्या दे रहे हैं? 6,000 रुपए साल। नहीं, उसके मुकाबले वाला विषय नहीं है। अरे भाई, जनता तो यही कंपेयर करेगी ना। आपने देने की क्या बात की? जनता क्या क्यों नहीं करेगी? वो जनता को तय करने दें। हम ये कह रहे हैं कि वो जनता के लिए छोड़े, क्या कंपेयर करते? फिर आप रोंगटाई करने लगे। मेरा एंकर ने मुझे बात करने के लिए कहा है। जी आप अपनी बात हो जाए, फिर आप बात करिए, आपके साथ हम। ये स्थिति बनी है आपकी। क्यों नहीं जनता इस बात को देखेगी कि हमें कौन सी पार्टी ने क्या वादे हमसे किए? आपने 6,000 साल किसानों को वादे किए, अपने 72,000 रुपए साल गरीबों के लिए वादे किए। ये अंतर तो साफ दिखाई देता है। किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? और आप तो हर बातों का श्रेय लेने के अधिकारी, श्रेय लेना चाहते हैं। चलिए चंद्रशेखर जी, आप उत्तर दें, आप उत्तर दें दोनों बातों का। क्या आप श्रेय लेना चाहते हैं? फैक्ट बात कहना चाहता हूँ। सत्यनारायण जी की बात के काटने या उसका उत्तर देने का विषय नहीं है। ये वायदा बात रखें, आप अपनी बात रखें। 6,000 रुपया प्रति कृषक परिवार वायदा नहीं, उसको दे दिया गया, और 75,000 करोड़ का प्रावधान। हाँ ठीक है, साल है, और 10 साल दर साल, और साल दर साल नहीं पड़ रहा लोगों को, साल दर साल उसमें वृद्धि होगी। ये भी तय, ये सम्मान निधि केवल किसान के लिए, आम लोगों के लिए और भी कई योजनाएं। आप देखिए, आप घोषणा पत्र जैसा आपने अपनी बात कही, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, नहीं ये बात तो आप मानेंगे ना साहू जी, ये बात तो आप मानेंगे, ये वादे नहीं है श्रीमान, कि जो घोषणा पत्र था और जो कैंडिडेट सिलेक्शन था वो कांग्रेस की जीत में एक बड़ा फैक्टर बना, निश्चित बना है, मैं इसको स्वीकारता हूं। मैं कहीं उस मामले में ये एक मैनिपुलेशन के पक्षधर नहीं हूं। मेरा कहना ये है कि 6,000 रुपया सम्मान निधि है, खैरात नहीं है, सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, क्योंकि 75,000 करोड़ का ऑलरेडी प्रावधान अंतरिम बजट में आ चुका है। बाकी जो पार्टियां कर रही, जैसे कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये तो हाइपोथेटिकल है, ठीक है, कल्पना की बात है। अरे पूरे देश में 540 सीट में कुछ ही सीट पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा कर रही है, और कहां से सरकार बना लेगी? लेकिन कांग्रेस ने मजबूर तो किया इस पर आपको जवाब देने के लिए, और कई जगह तो उसका गठबंधन के लोग जो है उसे बिचक गए हैं। अच्छा, कहां लगा? उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें हैं, वहां सपा बसपा ने कांग्रेस को घास डालने नहीं दिया। अब कहां से आप सरकार बना लेंगे, कहां से ये वादे पूरे लेंगे? ये हाइपोथेटिकल बात। चलिए दोनों बातें पूछेंगे। कांग्रेस पार्टी का अपने एक लक्ष्य है, उसमें करने दे, और यदि जनता के हित में कोई बात होती है तो उस पर लोगों के बीच में जाने, लेकिन इस पर कोई ऑथेंटिक रिएक्शन अब तक बीजेपी का आया नहीं, जिसको आपने कहा। क्या फिक्स कर पाएगी जीत को? क्योंकि दोनों तरफ सोशल इंजीनियरिंग का भरपूर ख्याल रखा। सत्यनारायण जी, अब एक सीधा सवाल, आपने एक मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी जी ने एक योजना लॉन्च करने के लिए इशारा फेंका है, और उसकी प्रतिक्रिया जैसी आ रही, कांग्रेस पूछ परेशान है कि बीजेपी बता दे, या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दें, या प्रधानमंत्री जी बता दें कि उनका इस योजना के पक्ष में ख्याल है या विपक्ष में। वो उत्तर तो अब तक आया नहीं। आपको लगता है ये गेम चेंजर होगी?
निश्चित रूप से गेम चेंजर तो होगी ही, क्योंकि 72,000 रुपए सालाना एक बहुत बड़ी धनराशि है जो गरीबों के लिए बहुत जरूरी है, और गरीबों को गरीबी हटाने के मामले में, गरीबी को दूर करने के लिए बहुत बड़ा उपहार है कहा जाए तो ये योजना, हमारी योजना जो है बहुत सार्थक योजना है और इसका भरपूर लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। यदि जनता ने अगर हमें आशीर्वाद दिया, हम साबित करेंगे कि किस तरह से राज्य व्यवस्था ठीक की जा सकती है। चलिए चंद्रशेखर जी उत्तर दें। मुनीष जी, एक बात तो ये है, 540 सीट में लगभग 290 सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी तय किया। ठीक है, हो सकता आगे बढ़ जाए ये आंकड़े, लेकिन 70% 80% सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। ठीक है। और उसके बाद उनके जो कांग्रेस अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है, हो सकता है उसको पॉलिटिकली बेनिफिट लग रहा हो, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है। और फिर देश की जनता के सामने ये तथ्य है कि वो परसेप्शन क्रिएटर भी तो हो सकती है, जिसको आप हाइपोथेटिकल कह रहे हैं। चेंजर की बात हो रही है, क्योंकि इसी तरह की बातें आपने किसान आप देखिए, आप क्या इनसे और उम्मीद की जा नहीं सकती। मुझे लगता है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी करें। जैसे 1971 में जो मध्यावधि चुनाव हुआ, गरीबी हटाओ का नारा हुआ, यानी गरीबी हट गया। यानी आप इस योजना को लाके अपने पूर्ववर्ती जो भी नेतृत्व करता रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे उसके बाद के हमारे नेतृत्व करता हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव साहब हो, उनको आप फेलवर साबित कर रहे हैं, ये कह के कि देश के गरीब लोग आज भी उसी तरीके से हैंड टू माउथ है। आपको नहीं लगता ये तरीके से आप हम क्या कर रहे हैं, इंदिरा जी के नारे को आप असफल करार दे दिए। यानी आपने अपने पूर्ववर्ती नेतृत्वकर्ता को, जो देश के प्रधानमंत्री वर्षों रहे, 14 साल रहे, 15 साल रहे, 16 साल रहे, उनके नारों को आपने तो सही ना एक प्रकार से औचित्यहीन कर दिया। ये कहना आपका, ये बात भी तो और ये कहीं गेम चेंजर आप फेल बताते थे, पूरी तरीके से काल्पनिक बात है। अपनी पार्टी का और जैसे मैंने तथ्य दिया है कि 540 सीटें में आज आप 290 सीट बाकी की सीटों के लिए और आप पूरे देश के राज करने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सत्यनारायण जी को मालूम है, राजधर्म निभाया है कांग्रेस। सत्यनारायण जी भगवान करे राज्यपाल बने, हम तो चाहते हैं आने वाले समय में, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो उत्तर प्रदेश है जहां 80 सीटें हैं, वहां देखिए सपा बसपा ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। आपके दो पॉइंट क्या हुआ, और अब जो बड़े बड़े राज्य हैं वहां क्या हुआ, आप केवल 3 राज्यों के बदौलत आप 11 सीट की बात कर रहे हैं, 15 सीट की बात करें, 16 सीट की बात करें, क्या इससे आप सरकार बना लेंगे? ठीक है भाई, 44 सीटें उसमें जरूर इजाफा होगी, हो सकता है दुगना भी हो जाए, मैं कोई कम नहीं आंकता, लेकिन मुझे लगता है सरकार बनाने में कांग्रेस के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है, और लक्ष्य नहीं है इसलिए चंद्रशेखर जी दो बातों का जवाब देना, और दो बातों का आप जवाब दें। पहली बात ये, आपने जिस 70s का जिक्र किया, तब और आज में जो परसेप्शन मेकिंग है बड़ी फास्ट होती है। आप एक मैसेज फ्लोट करते हैं कि मैं इतने बजे देश को संदेश दूंगा, सारा देश सांसें थामकर संदेश देखता है। ठीक है, संदेश पर नहीं जा रहा हूं मैं, मैसेज और उसके परसेप्शन की बात कर रहा हूं। तो क्या आपको लगता है तब और अब में अगर आप कोई योजना लॉन्च करने की बात करते हैं, जनता के बीच उसका असर नहीं होगा? क्या हम उसको अभी खारिज कर सकते हैं? क्या उसको हाइपोथेटिकल कह सकते हैं? नंबर 1। नंबर दूसरी बात, आपने मनरेगा के बारे में भी, मतलब बीजेपी ने मनरेगा को भी ऐसे ही खारिज किया था किस अंदाज में, लेकिन अब देखें, आई फुली डिसएग्री विथ यू। मनरेगा को कहीं खारिज नहीं किया, और अभी भी इलेक्शन कमीशन में, सदन में वो बयान याद होगा आपको, सदन के बयान हो सकते हैं, ढोल है जिसे हो सकते हैं, बयान को आप जी कोट कर सकते हैं, लेकिन आज भी मनरेगा के आकार को, उसके वॉल्यूम को, उसके विस्तार को केंद्र की सरकार ने पूरी तरजीह दी है, कहीं पर खारिज नहीं किया। यही तो कांग्रेस का पक्ष है। जी शर्मा जी, यही तो आपका पक्ष है। और मुझे लगता है ये देश के लोगों के बीच में जब प्रोग्राम आया है तो उसको विस्तार करने की, अभी भी जो प्राइस इंडेक्स से जोड़ा गया है उसका विषय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। तो फिर अब क्यों साहू जी अब तक ये क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं कि इस योजना के साथ है के खिलाफ? परसेप्शन की बात कही गई पहले, आज लोग जितना स्क्रीनिंग करते हैं, जितना आपके पास इंफॉर्मेशन है, जितना आपके पास विश्लेषण के तरीके हैं, टेक्नोलॉजी है, जितना विजिलेंट है पॉलिटिकली, उतने लोग पहले नहीं थे। अब उन्होंने स्वीकार कर लिया, सारा नारा चल गया, और आप ही उस नारे को एक प्रकार से समेट लिए। आपने ये कह के, ये घोषणा करके आपने इंदिरा जी को, उनके नीतियों को एक प्रकार से शर्मा जी उत्तर दें इसका।
प्रश्न चिन्ह लगा दिया, आप ऐसा मेरा कहना सवाल भी हटाओ पर है। गेम प्रश्न चेंजर है। कहाँ से होगा जी? हम ये कह रहे हैं कि अब कोई गेम चेंजर वाला विषय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी देखिए अब ये की विषय है कि देश में दोबारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। ठीक है, और ये तो इसके लिए बताएगा क्या होगा? ये तो हमारे वक्त लोग जो है बताएगा उसके लिए क्या लगे होगा। हैं, चाहे वो योजना हो चाहे नहीं हो, चाहे और भी बातें हो, हमारे घोषणा पत्र आ रहे हैं, उसको लोग गंभीरता से लेंगे ऐसा मुझे लगता है। जी शर्मा जी उत्तर दें। दो बातें इन्होंने की, एक दो तथ्य इन्होंने रखे। उन्होंने कहा आपकी योजना हाइपोथेटिकल है और सरकार में आप आने नहीं वाले, एक गणित दे रहे हैं वो। इनके कहने से क्या होता है? ये तो विधानसभा चुनाव में वैसे कहा करते थे, जनता ने ऐसा सुपड़ा साफ किया। देखिए लोकसभा और विधानसभा एक है क्या? और लोकसभा में भी वही परिणाम होंगे, लोकसभा में वही परिणाम होंगे। आप देखिएगा राज्यों में 11 सीटें कांग्रेस जीतेगी जी। और कांग्रेस के जीतने के आधार हैं। आप जनता का इन विधानसभा पर और विश्वास लोकसभा हट गया। को एक से एक नहीं जनता इन पर एक विश्वास मान कर रहे नहीं हैं। रही तो है। मुझे लगता है कि 15 मैं तो लाख आप रुपए देने की बात कहने के लिए कुछ वो है ही नहीं। पैसा उनके खाते में नहीं आया और दूसरी काला बात धन यह है वापस कि लाए भाई नहीं। आखिर राफेल की डील में लोकसभा के मुद्दे अलग भ्रष्टाचार किया, वो हैं, सामने लोकसभा आया। के लक्ष्य लेकिन अलग चेहरा हैं, दिखाने लोगों को लायक अलग है। आप देख लीजिए पिछले बार जितने भी ये चुनाव हुए अंतर जनता ने देख और लिया। पूरी तरीके से और लोकसभा का इनकी चुनाव ही अलग का होता है भाई। दंड जनता इनको इस चुनाव में देगी। और आप लोकसभा इतना आप कह खुद सकता लड़े हूं। हैं, मुद्दे उस प्रकार से रहे नहीं कि जो राज्य के मुद्दे कुछ हैं नहीं, उसमें- आप देखिएगा आप देखिएगा किस तरह की इसमें- परिस्थिति बनेगी आपकी। आप जो भी केवल स्थिति 56 बनाए इंच का सीना लेकर के आप ज्यादा दिन आप इस देखिए प्रदेश में, आप इस देश में कोई राज भी नहीं बात कर कर सकते। दें, इसको आप साइड लाइन कर दें अलग बात है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा का चंद्रशेखर चुनाव जी, अलग अलग है। नतीजा। और आपके आप जैसे लोकसभा के चुनाव को भी देखिएगा। सीनियर लोग जो है आपके लोकसभा चुनाव का जो परिणाम लोकसभा को आएगा, विधानसभा यही आप में होश विधानसभा दिखाने को कर देगी। लोकसभा मानेंगे आप तो हो किस गया। दुनिया में घूम रहे हैं? आप कैसे करेंगे लोकसभा भाई? चुनाव के नतीजे आप किसी देखिएगा। तरीके से आप ऐसा करेंगे तो आपको अंदाज बड़ा लग मुश्किल है। जाएगा और क्या आपकी दुर्गति हो रही है। लोकसभा के आपकी पार्टी मुद्दे अलग तय होते हैं। आपकी पार्टी पूरे की देश का दुर्गति- चुनाव होता है, आपकी पार्टी की पूरे दुर्गति देश में एक करने में नेतृत्व होता है। जिनकी आपने मोदी जी का टिकट काटी विकल्प है, है आज वही के लोग कोई आपको नहीं। सफाया करेंगे। और मोदी जी को हमको कुछ हटाने के करने लिए की आप जरूरत सब एक नहीं। हो रहे हैं, सांप हमको बिच्छू कुछ सब एक करने हो रहे की जरूरत हैं, सब नहीं। एक मंच में हो रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी आपके गर्दन आप काटे। जो है दूसरी प्रकार से मुरली बात कर रहे मनोहर हैं। जोशी, लॉर्ड आप देखिए वो प्रेसिडेंट हमारी बने। पार्टी का और मामला है, जितने लोगों हम को लोग आपने क्या सफाया करेंगे किया क्या है। नहीं करेंगे अलग यही है। सब लेकिन आपकी मुझे कब्र लगता खोदने है के लिए माननीय पूरे ज्यादा है। शर्मा जी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि विधानसभा का चुनाव अलग और लोकसभा का चुनाव ठीक बात है, लेकिन लेकिन एक जिनकी आपने लेकिन एक बात है, सफाया किया। ठीक है ठीक है ठीक है शर्मा जी और साहू जी, आप दोनों सीनियर लीडर हैं, ये बात तो आप भी मानेंगे कि जिस तरह से सोशली आप लोगों ने एक दूसरे के कैंडिडेट के सामने कैंडिडेट उतारे हैं, अब इन चेहरों से कहीं ज्यादा केंद्र के चेहरे और केंद्र के मुद्दे ये रहेंगे। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि एक एजेंडा फिर से कांग्रेस पार्टी ने सेट करने की कोशिश की है, जिसके सामने जवाब बीजेपी को उतना ही तगड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछली प्रदेश की हार सबके सामने और उसका असर दिखता है। आप दोनों का शुक्रिया जो दोनों तरफ के दावे इस पर जरूर बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।